हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस. इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और मेथड और उसके एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करेंगे. इस मेथड का नाम है डियर सेपरेबल मेथड. यानी यहाँ पर आपके पास सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट हो जाता है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज से. तो हम इसके बारे में आपको बताएंगे, साथ के साथ इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल है 9 to 14 वो आपके साथ डिस्कस करेंगे. तो डियर क्या होता है सेपरेबल मेथड में? अब आप लोग ये तो समझ चुके हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है. कोई भी फंक्शन जिसका आप ऑलरेडी डेरिवेटिव ले चुके होते हैं, यानी डेरिवेटिव लेने के बाद जो इक्वेशन आपके सामने आती है, दैट इक्वेशन इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन. अब आपको वापस क्या करना है? इंटीग्रेट करना है और वापस फंक्शन पर पहुंचना है. ठीक है जी. तो बेसिकली इंटीग्रेशन ही है, लेकिन अगर इंटीग्रेशन की 4 एक्सरसाइज और ऐड कर दी जाए 11 एक्सरसाइज में तो शायद आप घबरा जाएंगे, और बहुत सारे लोग तो इंटीग्रेशन चैप्टर ही छोड़ देते हैं अभी भी, और तब तो डेफिनेटली छोड़ देंगे. तो समझ लीजिए कि इंटीग्रेशन ही होता है. डिफरेंशियल इक्वेशन में आप इंटीग्रेट ही करते हैं, पर थोड़े मेथड्स बताए गए हैं. तो अब यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास एक फंक्शन है जो ऑलरेडी डेरिवेटिव लेकर आया हुआ है dy/dx. तो उसमें क्या होगा? एक पोर्शन ऐसा होगा जो y वाला होगा और एक पोर्शन आपके पास x वाला होगा. तो हम क्या करते हैं सेपरेबल मेथड में? dy को यहीं रखते हैं, dx को राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, और यहां पर भी जो फंक्शन x से रिलेटेड है वो x के पास रहने देते हैं, और जो y से रिलेटेड फंक्शन है वो यहां पर आ जाएगा. तो ऑब्वियसली रेसिप्रोकल हो जाएगा. ठीक है जी. इसे बोलते हैं सेपरेबल. यानी आपने x वाली टर्म्स एक तरफ और बिना x वाली टर्म यानी y वाली टर्म्स एक तरफ कर दी, एंड फिर बोथ साइड आपका क्या हो जाता है? इंटीग्रेशन हो जाता है. राइट. और फिर आप इसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं और यहां पर भी इसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं. और जनरली c कहां लिखना चाहिए? तो जनरली c x वाला जो इंटीग्रेशन है उसके साथ लिखना चाहिए. क्यों? क्योंकि जब आपने डेरिवेटिव्स लिए थे डियर, तो आपको जनरली याद होगा कि आपके पास कांस्टेंट कहां चल रहे होते थे? x वाली साइड पर. तो वही एक असम्पशन हम लोग लेते हैं. बट ऐसा कुछ नहीं होता कि आप यहां पर इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहां पर आपको c नहीं लगाना या आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं लगाना. बट जनरली यही बेनिफिशियल रहेगा कि आप जो ये वाला पोर्शन है इसका जो इंटीग्रेशन आप लोग लेंगे उसके साथ आप कांस्टेंट लगाएं. ठीक है मैम, समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, आप एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा. देखिए जैसे इसने कहा फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस. मतलब आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालना है. आपको ऑलरेडी dy/dx दे रखा है, यानी आपका ऑलरेडी डेरिवेटिव हो रखा है. अब आप जब भी सॉल्व करने की बात आती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, सबसे पहले आप यही सोचेंगे क्या सेपरेबल हो सकता है? तो देखिए बड़े आराम से सेपरेबल हो सकता है. x वाली टर्म एक तरफ, y वाली टर्म एक तरफ. तो हमेशा याद रखिएगा dy और dx न्यूमरेटर में होने चाहिए. तो dy ऑलरेडी न्यूमरेटर में, इसको यहीं रहने दीजिए. dx जो है उसे राइट साइड पे ले आइए. अब ये जो एक्सप्रेशन है इसमें x+1 को हमने यही रहने दिया, और जो ये 2 - y था ये वहां चला जाएगा, आपके पास मल्टीप्लाई में आ गया dy के. तो यहां पर आपने y वाली टर्म्स एक तरफ और x वाली टर्म एक तरफ कर ली. दैट इज व्हाट सेपरेबल मेथड. आई होप इट्स क्लियर. फिर बोथ साइड क्या लगा दिया जाएगा? इंटीग्रेशन. अब इंटीग्रेशन ले लीजिए. यहां पर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन लेना है, यहाँ x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन. तो 2 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में 2y. किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में y जरूर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन लोगे तो x आ जाएगा. राइट. तो 2 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में 2y, y का इंटीग्रेशन हो जाएगा y²/2, x का इंटीग्रेशन x²/2, और 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x प्लस c. अब देखिए वैसे तो आप इंटीग्रेट कर चुके हैं, बट थोड़ा बहुत अगर आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है. तो इसे सिंप्लीफाई हम लोगों ने कर लिया. यहां पर हमने एलसीएम ले लिया. ये 2 आपका एलसीएम आ गया, ये हो गया 4y - y²/2. यहां पर भी हमने एलसीएम ले लिया, दैट इज x² + 2x + 2c. देखिए c एक कांस्टेंट नंबर है, पता नहीं क्या है वो कांस्टेंट नंबर. जब आप उसे कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर एक कांस्टेंट ही आएगा ना. तो लेट दैट पर्टिकुलर कांस्टेंट इज c1. कुछ डिफरेंट कांस्टेंट आ जाएगा तो उसको हमने नाम दे दिया c1. ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया. ये आपके पास इक्वेशन बन गई. ज्यादा से ज्यादा अगर आप मैच करना चाहते हैं एनसीईआरटी से आंसर, तो ये जो एक्सप्रेशन है इसे कहां ले जाएंगे आप लोग? राइट हैंड साइड पर. तो ये आपके सामने रिक्वायर्ड जर्नल सॉल्यूशन आ गया इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का. तो बस सिंपल सा फिनोमिना है कि आपने क्या करना है, x वाली टर्म एक तरफ, y वाली एक तरफ, और फिर नॉर्मल इंटीग्रेशन लेना है. अगर आप इंटीग्रेशन अच्छे से कर चुके हैं तो आपको दिक्कत आएगी ही नहीं. फाइंड जर्नल सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन. सेम dy/dx आपको दे रखा है 1 + y², 1 + x². तो dy को यहीं रखते हैं, dx को वहां ले गए, तो 1/1 + x² यहीं रहने दिया. ये जो चीज है ये वहां जाएगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगी डियर. 1 + y² / 1 है, वहां जाकर क्या हो जाएगी? 1/1 + y².
इंटीग्रेट बोथ साइड, जैसे ही आपका सेपरेबल हो गया। नाउ ये किसका फॉर्मूला है? टेन इनवर्स का। अगर आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो टेन इनवर्स y, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो टेन इनवर्स x प्लस c। दैट्स इट, यही आपका आंसर है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 11, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी है और साथ के साथ y की वैल्यू और x की वैल्यू दी है। ये किस लिए दी जाती है? ये आपको उस आर्बिट्री कांस्टेंट दैट इज c, जिसकी वैल्यू हमें एग्जैक्टली नहीं पता, उसको निकालने के लिए दिया जाता है ताकि प्रॉपर फंक्शन आपका तैयार हो जाए। चलिए वो तो बाद की बात है, पहले तो आपको इंटीग्रेट करना है। तो सेपरेबल मेथड, dy को यहीं रखते हैं, dx को न्यूमरेटर में ले आते हैं, -4x को यहीं रखा, y² जो है वो इसके साथ ले आए। अब बात करते हैं -4 की। तो डियर ये कांस्टेंट है, आप चाहे तो इसे x के साथ रख सकते हैं, चाहे तो y के साथ भी ला सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस हाँ, x वाली टर्म यहीं छोड़नी है और जो ये y वाली टर्म थी ये y के पास आ गई 1/y² एंड देन इंटीग्रेट बोथ साइड। तो 1/y² का इंटीग्रेशन -1/y हमने याद भी कर रखा है, नहीं तो आपको डियर पता है कि 1/y² मीन्स y की पावर -2 ऊपर आ जाता है ये, क्योंकि आपके पास x की पावर n का इंटीग्रेशन है, राइट। तो वही चीज y की पावर -2, अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -2 + 1 -2 + 1, तो ये बचेगा y की पावर -1 और नीचे -1 बचेगा, उसको हमने यहां लिख दिया। अब कभी भी पावर नेगेटिव नहीं रहने देते, तो ये देखिए, नहीं तो आप याद भी रख सकते हैं 1/y² का इंटीग्रेशन -1/y, राइट। चलिए -4 एज इट इज, x का इंटीग्रेशन x²/2 + c, ये इससे कट गया आपके पास, -1/y -2x² + c। अब चाहे तो हम सिंप्लीफाई कर सकते थे, बट अभी हमें दे रखा है y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 0, जिसकी मदद से आप c की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप देखिए हमने y की जगह रख दिया 1 और x की जगह 0, तो c की वैल्यू आ गई आपके पास -1 ना। अब आपका ये फंक्शन कंप्लीट हो सकता है, -1/y इक्वल टू -2x² -1, यहां से हमने माइनस कॉमन लिया, वो इस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/y इक्वल टू 2x² + 1। जनरली जो आपके पास क्वेश्चन में फंक्शंस होते थे वो y इक्वल टू होते थे ना, तो इसीलिए हम रेसिप्रोकल बोथ साइड कर रहे हैं। तो y इक्वल टू, तो बोथ साइड रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/y y हो गया और ये आपके पास 1/2x² + 1 हो गया। तो ये आपका रिक्वायर्ड फंक्शन है डियर, जिसका जब आपने डेरिवेटिव लिया था तो आपके पास ये आ रहा था। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल नंबर 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू 1,1। ये पासिंग थ्रू पॉइंट भी आपको इसी चीज के लिए दे रखा है ताकि आप c की वैल्यू निकाल सके, यानी आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू। हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस? आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। अच्छी बात यह है कि dy ऑलरेडी न्यूमरेटर में है और dx भी अपनी जगह पर ही है। इसके साथ x² वाली टर्म है, लेकिन y के साथ x वाली टर्म नहीं चलनी चाहिए। कोई बात नहीं, आप इसे इसके नीचे ले आइए। यहां पर इसके साथ कुछ नहीं है, बोथ साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए। नाउ 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में y हो गया और यहां पर हमने क्या करा डियर, दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, जैसा कि हमने आपको इंटीग्रेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया। तो 2x² करेंगे तो 2x, दिस इज 1/x, 2 एज इट इज। x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x²/2। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x प्लस c। तो ये आपके पास फंक्शन तैयार हो गया। आपको दे रखा है पासिंग थ्रू पॉइंट। नाउ पासिंग थ्रू पॉइंट का मतलब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू 1 रख दी, x की वैल्यू हमने 1 रख दी। log 1 की वैल्यू 0 होती है डियर, ये 0 हो गया, 1 - 1 भी 0 हो गया, तो फाइनली आपके पास c की वैल्यू 0 आ गई। तो अगर हम यहाँ पे 0 रखें तो आपका रिक्वायर्ड फंक्शन आ गया y इक्वल टू x² प्लस log मॉड्यूलस x। क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल नंबर 13 देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट। फिर से आपको पासिंग थ्रू पॉइंट दिया है, किस वजह से? आप आर्बिट्री कांस्टेंट निकाल सकते हैं, यानी जो c है आपके पास उसको निकालने के लिए x और y की वैल्यू दी है, बट उससे पहले आपको इंटीग्रेट करना है। गिवन द स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो हमें पता है डियर कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज नथिंग बट dy/dx। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर में टेंजेंट नॉर्मल वाले टॉपिक में आपने पढ़ा है कि dy/dx इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो dy/dx इज इक्वल टू 2x + y²। अब आपने सेपरेबल करना है, dy एज इट इज, y² को यहां ले आए, dx वहां ले गए, इंटीग्रेट बोथ साइड। y का इंटीग्रेशन y³ 2 एज इट इज, x का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस c। ठीक है जी, ये आपके पास फंक्शन आ गया। अब x की वैल्यू आपके पास है -2, y की वैल्यू है 3, इसे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, दैट इज 27/3, दैट इज -2 का स्क्वायर, दैट इज 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 - 4, c की वैल्यू डियर आपके पास आ गई 5। नाउ y³ 3 इक्वल टू x² प्लस 5,
थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बाकी काम तो हमारा हो ही चुका है। 3 को यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, y³ इक्वल टू 3x² प्लस 15। अगर आपको y की वैल्यू निकालनी है तो पावर क्या हो जाती है दूसरी साइड जाकर, रेसिप्रोकल, तो 3 वहां जाकर क्या हो जाएगा 1/3। तो आपके पास एग्जैक्टली y की वैल्यू आ गई। तो वैसे कोशिश तो हमें यही करनी होती है कि हम फंक्शन निकाल सके, यानी y की वैल्यू निकाल सके। लेकिन अगर आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि y की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती है, जैसे कि हमने सबसे पहला एग्जांपल करा, तो आप वहां पे छोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए डियर, बड़े आराम से y की वैल्यू निकल रही है। और जब आपने डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ा था तो आपके पास जितने भी क्वेश्चन होते थे वो y इक्वल टू में दिए जाते थे ना, तो वही चीज आपको करनी है, आपको वापस वही फंक्शन निकालना है। तो इसीलिए कोशिश करिए कि y की वैल्यू आप लोग निकाल सके। चलिए एग्जाम्पल नंबर 14 और लास्ट एग्जाम्पल है। बहुत सारे स्कूल्स में तो ये एग्जाम्पल कटवा भी दिया जाता है, बट स्टिल हम लोग अपनी तरफ से पूरा एग्जाम्पल आपको करके दिखा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 14, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली एट अ रेट ऑफ 5%। वैसे तो ये कुछ हद तक रेट ऑफ चेंज वाला ही टॉपिक है, जो कि इस बार तो वैसे भी कट चुका है और एग्जाम्पल भी बहुत बार कम आता है, बट स्टिल कई स्कूल्स में प्री बोर्ड वगैरह में पूछ लिया जाता है, तो आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम, यानी जो आपका प्रिंसिपल है उसमें हर साल 5% का इंटरेस्ट जुड़ जाता है। तो आप क्या कह सकते हो कि प्रिंसिपल में टाइम के अकॉर्डिंग चेंज आ रहा है, यानी dp/dt, यानी प्रिंसिपल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और प्रिंसिपल में कितना परसेंट चेंज आता है, यानी प्रिंसिपल हर बार कितना बढ़ जाता है, जितना भी प्रिंसिपल है उसका 5%, यही चेंज आता है आपके पास। लाइक अगर फॉर एग्जांपल आपके पास पहले साल 100 रुपए लगाए तो अगले साल 105 रुपए हो गए। ये जो 5 रुपए इंक्रीज हुए ये आपके क्या है 100 का 5%, ठीक है, चेंज जो आया आपके पास। तो चेंज इन प्रिंसिपल विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 5% ऑफ प्रिंसिपल, दैट इज 1/20 ऑफ p। अब आपने एक बार डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर ली, तो यहां फॉर्मेशन आपको खुद करनी थी। उसके बाद सेपरेबल मेथड, तो क्या करा 1/20 को यही रहने दिया, dt को ले आए यहाँ पे न्यूमरेटर में, और ये जो p था यहाँ आ गया 1/p, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। 1/p का इंटीग्रेशन log p, 1/20 एज इट इज। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जिसके रिस्पेक्ट में लोगे उसके साथ वो वेरिएबल आ जाएगा। x के रिस्पेक्ट में लोगे तो x आ जाएगा, y के रिस्पेक्ट में लोगे तो y आ जाएगा, t के रिस्पेक्ट में लिया तो t। 1/20 इंटू t/20 प्लस c, राइट। अब यहां से हम p की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो log हमेशा जब अपना फेस बदलता है, लाइक लेफ्ट से राइट पे जाता है, तो वो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाता है, e बन जाता है। हमेशा याद रखिएगा, लाइक log x इक्वल टू y है, तो ये x नहीं रहा, ये log वहां जाकर हो जाएगा e, और जो भी वहां चीज है राइट हैंड साइड पर वो पावर में चली जाएगी। सेम यहीं पर हुआ, ये log यहां आ गया e, और ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन इसकी पावर में चला गया। अब जैसे पावर्स प्लस होती है तो आप पावर्स को स्प्लिट भी कर सकते हैं, e की पावर 10/20 इंटू e की पावर c। e भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, यानी इसका एक रिजल्ट जो होगा वो भी एक कांस्टेंट ही होगा, तो उसको भी हमने एक अलग कांस्टेंट एज्यूम कर लिया c1, ठीक है ना। जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसको हमने कांस्टेंट एज्यूम कर लिया c1 ना। अब हमें क्या कहा, हाउ मेनी ईयर टेकन टू 1000 डबल इटसेल्फ, यानी कितना टाइम लगेगा 1000 को डबल होने में। फिलहाल पहले आप ये बताइए अभी आपने कितने जमा कराए 1000 रुपए, और अभी टाइम कितना हुआ है 0। तो सबसे पहले टाइम 0 पर आपका प्रिंसिपल है 1000 रुपए, तो आपने प्रिंसिपल की वैल्यू 1000 रखी, 0 पॉइंट समथिंग इज 0 एंड दैट इज c1, e0 इज 1, तो c1 की वैल्यू आपके पास 1000 आ गई। तो इससे सबसे पहला बेनिफिट ये हुआ कि आपका पूरा फंक्शन क्रिएट हो गया, p इक्वल टू e की पावर t/20, और c1 की वैल्यू आपके पास आ गई 1000। अब उसने आपसे क्या पूछा, कितना टाइम लगेगा कि प्रिंसिपल डबल हो जाए, यानी टाइम तो हमें निकालना है, प्रिंसिपल उसने बता दिया है 2000 हो जाना चाहिए, तो p की जगह हमने 2000 डाल दिया, e की वैल्यू t/20 इंटू में 1000, ये 1000 डिवाइड होगा, यहाँ पर कितना आ गया 2, e की पावर 10/20। अब हमें t निकालना है ना डियर, तो ये e वापस यहाँ आएगा तो log बन जाएगा, सेम यही प्रॉपर्टी, तो e यहाँ आ गया log 2। नाउ log 2 इक्वल टू 10/20, t/20, 20 से मल्टीप्लाई कर दिया तो t की वैल्यू आपके पास आ गई 20 log 2। और क्योंकि आपने भी log की वैल्यूज नहीं निकालनी है तो आप इसे यहीं पर छोड़ सकते हैं। तो ये आपके पास एग्जाम्पल है, और आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आए हों। अगर आपको एग्जाम्पल समझ में आए हो तो प्लीज इन्हें एक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।